गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। तो बच्चों आपको बता दें कि क्रिया क्या होती है। क्रिया बच्चों वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जिन शब्दों से हमें ये पता लगे कि यहाँ कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, वे सभी शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आइए आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। वीडियो में आप देखिए बच्चों, बुक है तो आप अपनी बुक निकाल सकते हैं। ये एक दृश्य दिया हुआ है, अस्पताल का दृश्य है। इस पर आधारित कुछ वाक्य हैं। अब देखेंगे हम कि इन वाक्यों में किन किन शब्दों से हमें ये पता लग रहा है कि क्रिया हो रही है। देखिए, चित्र में प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील है, कोई न कोई काम में लगा हुआ है। सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ। तो ये मतलब कोई ना कोई क्रिया हो रही है। बीमार व्यक्ति को लिटाया जा रहा है। किसको लिटाया जा रहा है? बीमार व्यक्ति को। ठीक है, तो ये लिटाने का कार्य हो रहा है। ये क्या है? क्रिया है। परिचारिकाएं इलाज में सहायता करने के लिए भाग रही हैं। तो परिचारिकाएं क्या कर रही हैं? परिचारिकाएं जो हैं वो भाग रही हैं, जिन्हें कहते हैं नर्स। डॉक्टर मरीज को देखने जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? किसको देखने जा रहे हैं? मरीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि तो ये जो देखने का काम है कौन करेगा? डॉक्टर। तो ये भी देखना क्या है? क्रिया हो गई। परिवार के लोग दुखी बैठे हैं। परिवार के लोग दुखी बैठे हैं। परिवार के लोग कैसे बैठे हैं? दुखी बैठे हैं। तो ये भी क्रिया है। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वे ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करना भी क्रिया है। तो ये सभी शब्द क्या है? क्रिया हैं। और क्रिया को कौन करता है? क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है कर्ता। तो कर्ता के साथ अगर हम ये प्रश्न लगा करके वाक्य में पूछें कि क्या कर रहा है, यानी कि रमेश, हमने अगर जैसे कोई वाक्य है कि रमेश पढ़ रहा है, तो हम कहें रमेश क्या कर रहा है। तो ये क्या प्रश्न लगा करके अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर हमें प्राप्त हो वही क्रिया है। जैसे कि रमेश पढ़ रहा है तो रमेश क्या कर रहा है? रमेश पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्रिया हो गई। अब हम पूछें कि परिचारिकाएं क्या कर रही हैं, तो परिचारिकाएं भाग रही हैं इधर उधर, है ना। तो भाग रही क्या हो गया? क्रिया हो गया। व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? व्यक्ति को लिटाया जा रहा है। तो इस तरह से कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, और बिना क्रिया के कोई भी वाक्य अधूरा होता है। इसकी परिभाषा में हम लोग बच्चों लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, समझते हैं धातु क्या चीज़ होती है। धातु बच्चों हम लोगों ने संस्कृत के पाठ में भी पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है। जो क्रिया होती है, जो क्रिया शब्द होता है, तो प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है जो उस क्रिया के प्रत्येक स्वरूप के समान रूप से मिलता है। यही क्रिया का वह अंश होता है जिसे हम कहते हैं धातु। ठीक है, जिसे हम कहते हैं धातु रूप। तो क्रिया का जो मूल रूप वो धातु रूप कहलाता है। ठीक है, और उसी में प्रत्यय लगा करके हम क्रिया के नए नए शब्दों को बनाते हैं। और बच्चों ये जो धातु रूप होता है ये परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब क्या? कि लिंग, ठीक है, लिंग या काल की अवस्था के आधार पर इसका परिवर्तन होता रहता है। कि जिस तरह का लिंग होगा, जिस तरह का हमारा मतलब कर्ता है, कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, उसके आधार पर इसका परिवर्तन होता रहता है। आइए इसको बच्चों उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि पढ़, लिख, खेल, ये सभी शब्द क्या है? क्रिया के मूल रूप हैं। और हम इसको कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर कर्ता हमारा है स्त्रीलिंग तो हम कहेंगे
रीता। और उसके लिए अगर पढ़ना क्रिया का इस्तेमाल करें, पढ़ जो क्रिया का मूल रूप का इस्तेमाल अगर हम जो करें धातु रूप का, तो हम कहेंगे सीता पढ़ती है। ठीक है, तो ये जो हमारा पढ़ शब्द है इसमें ती प्रत्यय लगा तो बन गया सीता पढ़ती है। अब अगर हमारा कर्ता जो है पुल्लिंग है, ठीक है, अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो ये जो हमारा क्रिया का मूल रूप है यानी कि पठ, ये क्या हो जाएगा पढ़, ये हो जाएगा कि अब अगर कर्ता पुल्लिंग है तो वो कोई लड़का होगा, तो जैसे कि राम, तो राम के साथ ये पढ़ जो क्रिया आएगी वो क्या आएगा, उसमें ता प्रत्यय लगेगा, राम पढ़ता है। तो इस प्रकार से लिंग और काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु रूप होता है, उसे हम कहते हैं धातु। ठीक, और इसमें प्रत्यय लगा करके क्रिया के अनेक मतलब कि कई तरह की क्रियाएं बना ली जाती हैं। अब देखिए क्रिया के भेद, कि क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के मुख्यतः जो दो भेद होते हैं, तो क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधार पर किए गए हैं। पहला हमारा है कर्म या प्रयोग के आधार पर भेद, और दूसरा हमारा है रचना या संरचना के आधार पर भेद। ठीक है, पहला क्या है कर्म या प्रयोग के आधार पर भेद, और दूसरा है रचना या संरचना के आधार पर भेद। अब देखिए कर्म के आधार पर जो भेद है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक है बच्चों क्या, देखिए कि सकर्मक मतलब कि कर्म के सा प्लस कर्मक मतलब कि सा का अर्थ होता है साथ में, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो रही है वो कहलाती है सकर्मक। अब जैसे कि देखिए माँ फल काट रही है, तो माँ क्या काट रही है, माँ फल काट रही है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माँ क्या काट रही है, फल। यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी हमने आपको बताया कि जब क्रिया का फल किस पे पड़े, कर्म पर, तब वो होता है सकर्मक क्रिया। तो इसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया बच्चों क्या होती है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल एक ही कर्म पर पड़ता है, यानी एक ही वहाँ पर कर्म होता है, तब वो एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे कि देखिए ये उदाहरण दिया है, ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, दिवाकर पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग उड़ा रहा है, तो ये पतंग को उड़ा रहा है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव एक ही चीज़ पर पड़ रहा है, पतंग पर, केवल पतंग पर, तो ये एक कर्मक क्रिया हुई। तो जब क्रिया का प्रभाव एक ही कर्म पर पड़ता है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। अब देखिए अंकिता दूध पी रही है, बच्चा दूध पी रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब कभी, अब देखिए दूध क्या जो क्रिया का प्रभाव है केवल दूध पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक कर्म है, तो ये हमारी एक कर्मक क्रिया हुई। द्विकर्मक क्रिया बच्चों देखिए क्या होती है, द्वि मतलब दो, तो यानी कि जब क्रिया में दो कर्म होते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कि दो कर्म हैं, तो हमारे वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, वो इस तरह का वाक्य हमारा द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और इसमें पहला जो कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है और दूसरा जो कर्म है वो अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं कि परिचारिका ने मरीज को दवाई पिलाई। परिचारिका जो कि नर्स है, ठीक है, ये तो कर्ता हो गई, इसने मरीज को दवाई पिलाई, तो जो है पिलाना ये इनकी क्रिया हो गई। अब पिलाई किसको पिलाई, अब देखिए अगर हम इस वाक्य में इस तरह से इसको प्रश्नवाचक जो बनाएं कि परिचारिका ने
किसको क्या पिलाया? तो इसके उत्तर में आएगा कि परिचारिका ने मरीज को दवा पिलाई। अब मरीज जो पहला हमारा है कर्म, वो क्या है? प्राणीवाचक है। और दूसरा जो कर्म है यानी दवा, वो क्या है? अप्राणीवाचक है। तो इस प्रकार से पहला कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। और यहाँ पर हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए दूसरा आपका बच्चों उदाहरण है कि अध्यापिका ने राजीव को पुरस्कार दिया। तो अध्यापिका हमारी यहाँ पर कर्ता है। तो अध्यापिका ने किसको पुरस्कार दिया? राजीव को। क्या दिया है? पुरस्कार दिया है। यहाँ पर राजीव और पुरस्कार दोनों ही हमारे कर्म हैं। ठीक है, राजीव जो हमारा क्या है? प्राणीवाचक, और पुरस्कार अप्राणीवाचक। तो अगर इसको प्रश्न में हम बनाएं तो अध्यापिका ने किसको क्या दिया? तो किसको में? राजीव, और क्या दिया? पुरस्कार दिया। तो इस तरह में जब दो कर्म होते हैं तो वो हमारी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब बच्चों हमारी अकर्मक क्रिया, अकर्मक में मतलब क्या? देखिए जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, अकर्मक यानी बिना कर्म के। तो जब वाक्य में कोई भी क्रिया का फल किसी कर्म के ऊपर नहीं पड़ता बल्कि सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है, तब वहाँ पर वो क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब वहाँ पर कर्म पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि कर्ता के ऊपर पड़ता है। अब देखिए जैसे कि बच्चा तैर रहा है, तो कौन तैर रहा है? बच्चा तैर रहा है। यहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो जब कभी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़े तब क्रिया अकर्मक होती है, वहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसा वाक्य है तो उसमें हम क्या, किसको, किसे लगा करके प्रश्न करें तो उसका उत्तर जो है अगर हमें कर्ता के रूप में प्राप्त हो तो वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक जो हमारी क्रियाएं बच्चों देखिए, जैसे हंसना, रोना, पीना, उठना, दौड़ना, जागना, सोना, डूबना, ये जितने भी जो क्रियाएं और ये जितने भी हमारे क्रिया शब्द हैं, ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है। अब जैसे कि वह दौड़ता है, राम दौड़ता है, सीता दौड़ती है, सुरेश जागता है, किसी भी कर्ता के साथ अगर हम इन क्रियाओं को लगाएं तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारी क्रियाएं हमारी अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा बच्चों दूसरा भाग है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिए रचना के दृष्टि से बच्चों हमारे क्रिया के कितने भेद हैं? हमारे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, 4 क्रियाएं हैं। अब देखिए सबसे पहली हमारी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब बच्चों देखिए कि जुड़ना। जब एक से अधिक क्रियाएं मिल करके एक ही कार्य को पूरा करने का कार्य करें तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, कि जब एक से अधिक क्रियाएं हों और जुड़ करके उस पूरे कार्य को संपन्न करें, उस पूरे कार्य को पूरा करें, तब वहाँ पर संयुक्त क्रिया आती है। अब जैसे कि देखिए इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं। निशांत बस से चला गया। निशांत बस से, अब निशांत जो किससे गया? चला गया बस से। अब देखिए इन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चला ये भी क्रिया है, गया ये भी क्रिया है, दोनों ने मिलाकर के वाक्य को पूरा किया। तो इस तरह से ये हमारी संयुक्त क्रियाएं होती हैं। तो इसकी परिभाषा में बच्चों हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिल करके किसी क्रिया को पूरा करती हैं तो वो हमारी संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे देखिए चला गया में चला ये मुख्य क्रिया है और गया इसकी सहायक क्रिया है। तो पहली एक होगी हमारी मुख्य क्रिया और उसके साथ सहायक क्रिया जुड़ेगी। दोनों क्रियाओं को जोड़ करके पूरी क्रिया संपन्न होगी। ठीक है। और सहायक जो क्रिया होती है इसको हम बच्चों रंजक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देखिए क्या होती है कि किसी शब्द को मूल रूप से जब मतलब ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्रिया नहीं है
पर उसमें प्रत्यय जोड़कर हम उन्हें क्रिया बना लेते हैं, तो वो हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वो मूल रूप से क्रिया नहीं होते हैं, लेकिन उनमें प्रत्यय लगाकर हम उन्हें क्रिया बना लेते हैं, तो वो क्रियाएं हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हथियाना, बतियाना, थपथपाना, सुखाना। देखिए ये वैसी कोई जो क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन इनमें प्रत्यय लगा करके इनको क्रिया का रूप दे दिया जाता है। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं। शारदा को धूप में कपड़े सुखाना पसंद है। अब देखिए सुखाना, कपड़े सुखाना ये कोई जो है क्रिया नहीं है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा करके कपड़े सुखाने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इसलिए इस तरह के शब्द हमारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी का पीठ थपथपाना उचित था। पीठ थपथपाना, अब देखिए ये शब्द हमारी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें हम प्रत्यय लगा करके उनको क्रिया का रूप बना लेते हैं और वो क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि वो उसमें कार्य हो रहा होता है, उस शब्द के द्वारा हमको पता लगे कि हाँ ये कार्य हो रहा है, तो वो क्रिया बन जाता है, तो वो हमारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो संज्ञा, सर्वनाम और अनुकरणवाची शब्दों से बनता है वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि प्रेरणा देना। तो जब कर्ता स्वयं काम ना करे और किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, यानी कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करे बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा दे उस काम को करने की, तब वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत वो शब्द आता है। जैसे कि देखिए इसको बच्चों उदाहरण से समझते हैं कि रंभा बच्चे को खाना खिलाती है। अब देखिए खाना जो है खिलाने का जो काम है ये कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है। ठीक, स्वयं नहीं कर रहा, वो अपने बच्चे को खाना जो खिला रही है, तो कर्ता जो है उसको अपने बच्चे को, रंभा अपने बच्चे को खाना खिलाती है, यानी खाना खिलाने का जो काम है रंभा के बच्चे के द्वारा हो रहा है, तो ये उसको प्रेरित कर रहा है। जो करता है वो दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है क्रिया करने के लिए, खाने के लिए। तो जब कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या उससे क्रिया करवाए, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे कि शांति माली से पौधों में पानी डलवाती है। ठीक है, अब देखो शांति स्वयं तो पानी नहीं डाल रही है, लेकिन ये जो क्रिया करने का काम है ये माली से करवा रही है, यानी माली को उन्होंने प्रेरणा दी काम करने के लिए, तो तभी माली इनके काम को कर रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब वाक्य में कर्ता स्वयं सम्मिलित जो नहीं होता है कार्य के लिए और बल्कि कार्य दूसरे से प्रेरणा के द्वारा दूसरों से कार्य को करवाता है, वहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब बच्चों हमारा 4 है पॉइंट पूर्णकालिक क्रियाएं। अब देखिए पूर्णकालिक क्रियाएं क्या होती हैं कि जब वाक्य में 2 क्रियाएं मतलब हो रही हैं, कोई भी वाक्य है और उसमें 2 क्रिया हो रही है और दूसरी क्रिया जो है वो उसके पूरा होने में पहली क्रिया जो दूसरी जो क्रिया है उसके पूरा होने से पहले जो क्रिया आती है और वो पूरी की जाए, तो यही पहले पूरी होने वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया के पहले होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। देखिए बच्चों इसको उदाहरण से समझते हैं। बिल्ली दूध पीकर भाग गई। देखिए इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो पीना और एक भागना। ठीक है, तो भागना ये क्रिया है, पीना भी क्रिया है, तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने दूध को पिया। ठीक है, तो दूध पी कर के भाग गई, दोनों। अब देखिए और ये एक उदाहरण है हमारा कि चोर चोरी करके चला गया। चोर करता है, उसने क्या किया, चोरी की और करके मतलब चोरी करने का उसने जो क्रिया की और चला गया ये भी क्रिया हुई। तो देखिए 2 क्रियाएं हैं यहाँ पर। अब इसमें पहली जो क्रिया है कि पहले उसने दूध को पिया, एक क्रिया पूरी संपन्न उसने कर ली, यानी कि
भागने का जो काम है, भागने वाली जो क्रिया है, उसने दूध पीने के बाद की। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाओं को करने के पहले उसने अपनी पहली क्रिया को, अब जैसे कि बिल्ली ने को भागने से पहले उसने दूध को पी लिया, क्रिया को संपन्न किया। ठीक है, तो ये दोनों, तो ये जो क्रिया है, चोरी इसने की और ये पी करके, ये दोनों क्रियाएं क्या हुई, ये पहले संपन्न हो गई हैं। दोनों क्रियाएं पहले पूरी होती हैं और बाद में दूसरी, तो जो पहले पूरी होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा में बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जब वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हों और दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले जो क्रिया पहले आई हो वह पूरी हो जाए। ठीक है, तो यही जो पहले जो पूरी होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो आज हमारे यहाँ ये पार्ट यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका जो भी काम आपको पीडीएफ आपको भेजेंगे वो बना करके, काम करने के बाद मुझे पीडीएफ बना करके सेंड कर देना। ओके, बाय।